हे दोस्तों, हार्दिक पांड्या जी का डिवोर्स हो गया। सानिया मिर्ज़ा, मोहम्मद शमी, आमिर खान, ऋतिक रोशन, मलाइका अरोरा, सैफ अली खान, ये तो हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ है। बाहर की हालत तो इससे भी ख़राब है। ये लिस्ट देखो, जॉनी डेप, जेफ बेजोस, एश्टन कचर, एंजेलिना जोली और ऐसे कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके डाइवोर्स हुए हैं। और बात सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की, यूएसए की नहीं है। अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो डाइवोर्स रेट बढ़ते ही जा रहा है। हर कुछ दिन में मुझे भी सुनाया जाता है कि इस इंसान का डाइवोर्स हो गया, उसका डाइवोर्स हो गया। आपको भी शायद ये चीज़ ज़्यादा सुनने में आ रही होगी और ये बात बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली है हम सबके लिए। बिकॉज इससे रिलेटेड ही हार्वर्ड में एक स्टडी भी करी गई थी, जिसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट करी गई स्टडीज़ में से एक माना जाता है। उससे भी ये चीज़ पता चली थी कि इंसान तब ज़्यादा हैप्पी नहीं होता है जब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, फेम, स्टेटस होता है। खुश वो लोग होते हैं और वो लोग ज़्यादा ज़िंदगी में जी पाते हैं जिनके मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं। लेकिन रिलेशनशिप एक चीज़ है जो आए दिन आजकल खराबी होते जा रही है। पहली बात तो लोगों को समझ में नहीं आता रिलेशनशिप में अच्छे से जाए कैसे। मैक्सिमम लोग अच्छे रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग जो आ जाते हैं वो रिलेशनशिप टिका नहीं पाते हैं, और कुछ जो थोड़े बहुत लोग टिका भी लेते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग खुश नहीं रह पाते हैं। ये तीन मेजर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स की, जो लोगों की हैप्पीनेस उनसे छीन रहा है, प्लस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इसलिए आज तो मैं ये भी बोल दूंगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो शायद से आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखना। आज मैं आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, रिलेशनशिप में आए कैसे अच्छे से, उसे अच्छे से मेंटेन कैसे करे और उसमें खुश कैसे रहे, ये तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन होने वाला है एक बहुत ही ग्रेट बुक की हेल्प से, जिसका नाम है हाउ नॉट टू डाई अलोन। जिसमें ऑथर बताते हैं ना कि देखो, प्यार है ना नेचुरली लोगों को हो जाता है, और कई बार इस प्यार के चक्कर में लोग शादी भी कर लेते हैं। ये नेचुरल है, ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन जो चीज़ नहीं कर पाते हैं लोग वो है रिलेशनशिप निभाना। बिकॉज ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इसे सीखना पड़ता है। यू हैव टू लर्न इट। बट मैक्सिमम लोग इस रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करना है ये चीज़ सीखते नहीं है, जिसके वजह से कई बार उनके डाइवोर्स भी हो जाते हैं और वो अच्छे से रिलेशनशिप में रह नहीं पाते हैं। ऐसी रिलेशनशिप के हर लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि लोग अकेले रहना स्टार्ट कर देंगे, जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में हो भी रहा है, जहाँ पे लोग ज़्यादा कुत्ते और बिल्लियों के साथ अपना बुढ़ापा बिताते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, ये तीनों प्रॉब्लम्स, अच्छे रिलेशनशिप में आना कैसे है, फिर उसे मेंटेन कैसे करना है और उसमें खुश कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बताई जाएगी। बट उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सीकन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे ऐसी अमेजिंग बुक की समरीज जो लाइफ चेंजिंग होगी वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। अलिंद और रवि दो दोस्त होते हैं जो कलीग्स भी होते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं ना। नॉर्मली ये दोनों हमेशा एक दूसरे से बहुत बातें भी करते रहते हैं। बट फिर अलिंद नोटिस करता है कि उसका जो दोस्त रवि है ना, वो आजकल मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है, काम पे भी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा और सिर्फ मोबाइल में ही देखे जा रहा है, और उनकी बातें भी काफ़ी कम हो रही है ना। ये चीज़ अलिंद का क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है कि चल रहा क्या है। वो जाके रवि से पूछता है कि क्या चल रहा है भाई, आजकल मैं देखता हूँ तो दिन भर मोबाइल में लगा हुआ रहता है, काम पे भी इतना फोकस नहीं कर रहा है। तब रवि पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, बट फिर उसे बता ही देता है। वो बोलता है कि यार मुझे ना एक अच्छे रिलेशनशिप में आना है। मैंने 8 डेटिंग ऐप्स इंस्टॉल करके रखे हैं, कई सारे लोगों के मैंने पेड मेंबरशिप भी लेके रखी है। मुझे कई सारी लड़कियां पसंद आती है, जिनमें से कुछ से बातें भी चालू होती है, बट फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। मेरी शादी करने की उम्र हो गई है, बट मुझे शादी के लिए कोई अच्छी लड़की भी नहीं मिल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तू तो बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता है, बुक समरीज देखता रहता है, तेरे पास कोई एक ऐसी अच्छी बुक है जो तू मुझे बता सके, जिससे मैं अपनी इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को खत्म कर सकूँ ना। अलिंद इसके बारे में सोचता है और उसके दिमाग में एक बुक आती है। अलिंद बोलता है हाँ, एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जो मैंने अभी रिसेंटली ही पढ़ी है, जिसका नाम है हाउ नॉट टू डाई अलोन बाय लोगन उरी ना। रवि बोलता है कि यार नाम से तो इतनी कुछ खास लग रही नहीं है, सच में अच्छी बुक है। अलिंद बोलता है कि बहुत ही फेमस डेटिंग ऐप है हिंज, उसकी जो डायरेक्टर है रिलेशनशिप साइंस की, उसने ये बुक को लिखा है, जिसने मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा देखा है, पढ़ा है, स्टडी करा है। इनफैक्ट ये जो ऑथर थी, जब 17 साल की ही थी ना, तभी उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, और तब से उसके दिल में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गई थी कि क्यों आखिरकार रिलेशनशिप ज़्यादातर काम नहीं करते, होता क्या है, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियरल साइंस क्या है। उस सारी चीज़ की फिलॉसफी, साइंस को समझा, और कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, उसकी वो सारी बातें उसने इस बुक में बता दी है ना। ये बात रवि को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो बोलता है कि यार बता ना फिर बुक में क्या लिखा गया है। अलिंद बोलता है कि रुक, मैंने ना उस बुक की पूरी अच्छे से एक समरी बनाई हुई है, नोट्स क्रिएट करी हुई है, तो मैं वो लेके आता हूँ और उससे देख के तुझे अच्छे से पूरे डिटेल में बताता हूँ इस बुक के बारे में। हार्डली 20-30 मिनट लगेंगे, वो तू मुझे दे देगा। रवि बोलता है भाई जिंदगी का सवाल है, 20-30 मिनट तो मैं निकाल ही लूंगा, तू वो नोट्स लेके आ और मुझे अच्छे से बता। इसके बाद अलिंद जाता है, उस बुक समरी की नोट्स लेके आता है और उसे बताना स्टार्ट करता है। अलिंद बोलता है कि जो बुक है ना वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है गेटिंग रेडी, दूसरा सेक्शन है गेटिंग आउट देयर, और तीसरा है गेटिंग सीरियस। पहले सेक्शन में हमें ऑथर बताती है कि डेट पे जब आपको जाना चाहिए तो क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे एक अच्छा पार्टनर आपको ढूंढना चाहिए।
फिर डेट पे जाते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सेकंड सेक्शन इसके बारे में है। और थर्ड कि रिलेशनशिप में आने के बाद आपको कैसे रहना चाहिए। तो मैं अभी तुझे वही तीनों सेक्शंस एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। रवि बोलता है कि हाँ साउंड्स इंटरेस्टिंग, बता मुझे। तो पहला सेक्शन स्टार्ट करता है गेटिंग स्टार्टेड, व्हाई डेटिंग इज हार्डर नाउ देन एवर बिफोर। ना पहले सेक्शन में ऑथर बताती है कि कैसे पहले का जो टाइम था वो काफ़ी आसान था, ईजी था। पेरेंट्स ही कई बार आपकी शादी तय कर लेते थे आपके बिहाफ में, अपने ही किसी रिश्तेदार में, कोई जान पहचान वाले में, ऐसे शादी हो जाती थी। बट फिर 1890 से ऑनलाइन डेटिंग कल्चर स्टार्ट हुआ। 1994 में kiss.com, फिर लेटर match.com और ऐसी कई सारे रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें आने लग गई, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसे बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी उन्होंने शेयर किया था कि कैसे एक स्टोर में जैम बेचे जा रहे थे ना, जब तक वो जैम 6 फ्लेवर्स के थे तब तक लोग उसे बहुत खरीद रहे थे। दुकानदार को लगा कि यार जैम के फ्लेवर्स बढ़ा देते हैं और बिक्री होगी। लेकिन जैसे ही जैम के फ्लेवर्स 6 से 34 कर दिए गए तो फिर लोगों ने जैम खरीदना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले लोगों के पास कम चॉइस थी जिसमें से एक वो चुन ले रहे थे, बट अब 34 चॉइसेस होने की वजह से वो लोग कंफ्यूज होने लग गए थे, और उसे ही बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। आजकल कई सारे लड़के लड़की के साथ भी यही चीज़ें हो रही है। प्लस प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल लोगों के पास कोई रोल मॉडल नहीं है। हम लोग जो सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं वो लोग खुद डाइवोर्स पे डाइवोर्स करते जा रहे हैं, और हमारे पेरेंट्स भी टू बी ऑनेस्ट इतने अच्छे आइडल नहीं हैं जो खुद हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। उसके ऊपर से सोशल मीडिया का प्रेशर, जहाँ हर कोई परफेक्ट कपल की तरह अपने आप को दिखा रहा है, पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है, जिसके वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि हम लोग क्यों नहीं रिलेशनशिप में हैं। प्लस एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा बोला जाता है कि रिलेशनशिप वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो एक इंसान को लेना चाहिए, बिकॉज किसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताओगे ये चीज़ कई बार डिफाइन करेगी कि आप पूरी ज़िंदगी में कितने खुश रहोगे, कितना पैसा कमाओगे और कितना आगे बढ़ोगे। ये सारे रीजंस की वजह से एक प्रेशर बिल्डअप होते जा रहा है लोगों के अंदर। नव रवि बोलता है कि हाँ यार ये चीज़ तो मेरे साथ भी हो रही है, यही सारी चीज़ों से तो मैं भी परेशान हूँ, तो इसका सोल्यूशन क्या है। अलिन बोलता है कि सेक्शन 1 में ना ऑथर ने 4 चीज़ें बताई है, जिसमें से पहली चीज़ है टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। ऑथर बताती है ना कि 3 टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती है, जिनमें से आपको पता करना है कि आप कौन से टाइप के हो। पहला टाइप है रोमांटिसाइजर्स। इनका मोटो ये होता है ना, बेसिकली इन्हें लगता है कि जो रियल लाइफ है ना वो एक पिक्चर जैसी है, जहाँ पे ना सब कुछ चल रहा है और फिर अचानक से एक दिन कोई लड़की आएगी, और जैसी ही लड़की आएगी उनके दिल की घंटी बजना स्टार्ट हो जाएगी, उन्हें प्यार हो जाएगा। बेसिकली ये लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फिक्शनल टाइप का रोमांस इनके दिमाग में चलता है। सिंड्रेला टाइप स्टोरीज, अपना सोलमेट ढूंढना, ऐसे टाइप की चीज़ें लोग ज़्यादा करते हैं। ये लोग यूजुअली मूवीज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। दूसरे होते हैं मैक्सिमाइजर्स। इनका मोटो होता है वाई सेटल। ये लोग हमेशा बेस्ट से बेस्ट चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लाइट में लोग जा रहे हैं और वहाँ पे कोई मूवी देखने का ऑप्शन है, तो उनका 2 घंटा सिर्फ ऑप्शन को देखने में ही निकल जाएगा। इनके स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं। और थर्ड होते हैं हेजिटेटर्स। इनका मोटो होता है आई विल वेट अंटिल आई एम अ कैच। ये लोग बेसिकली ना अपने आप में कमी ढूंढते रहते हैं। इनको लगता है कि यार अभी उनका रिलेशनशिप और शादी करने का सही टाइम नहीं है, अभी तो उनको और अपने आप की वैल्यू बढ़ानी है। पहले वो कमा लेंगे, कुछ बन जाएंगे, उसके बाद इस पर फोकस करेंगे ना। ऑथर बताती है ना, ये तीनों टाइप के लोगों में ही काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। रोमांटिसाइजर्स ये नहीं समझते कि यार ये जिंदगी है ना, ये रियलिटी है, ये मूवी नहीं चल रही है, और इनकी जो एक्सपेक्टेशन है दुनिया से वही गलत है। मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम ये है ना कि इनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं अपने पार्टनर से कि वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। हेजिटेटर्स के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है उनके खुद से कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब कोई परफेक्ट इंसान मिलेगा ना। इसके ऊपर एक 18 क्वेश्चन का टेस्ट भी दिया हुआ है बुक में, जो मैं तुझे दे दूंगा, या फिर तेरे को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके इसको भी आंसर कर लेना। इसके आंसर करने पे तुझे मालूम पड़ जाएगा तू रोमांटिसाइजर है, मैक्सिमाइजर है या हेजिटेटर, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं सेकंड चीज़ पे, हाउ टू ओवरकम ब्लाइंड स्पॉट्स। अब देख, एक बार तुझे समझ में आ गया कि तू कौन है, उसके बाद सेकंड स्टेप यही है कि तुझे समझना होगा अगर तू रोमांटिसाइजर है तो तुझे जिंदगी में और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर तू मैक्सिमाइजर है तो तुझे सेटिस्फायर बनना पड़ेगा। ये मैक्सिमाइजर जो लोग होते हैं उन्हें हमेशा फोमो होता है गलत डिसीजन लेने का, तो उसके ऊपर एक सोल्यूशन भी है जो बुक में बताया गया है। अगर एक इंसान को इंटरव्यू लेना है और 100 लोग आने वाले हैं, तो मैक्सिमाइजर एक ऐसा इंसान होगा जो 100 के 100 लोगों की इंटरव्यू लेने की कोशिश करेगा और बेस्ट चुनने के लिए, जिससे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा, टाइम वेस्ट करेगा। उसके लिए बेटर सोल्यूशन ये है कि वो एक थ्रेशोल्ड बना ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल 35 लोगों से इंटरव्यू करने के बाद वो एक रूल बना लेगा कि हाँ मुझे इतना अच्छा इंसान चाहिए, और फिर जो भी पहला इंसान उसकी क्राइटेरिया को फिल करेगा, चाहे वो 40वां हो या 51, वो उसे क्लोज कर देगा और बाकी लोगों से इंटरव्यू नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ आप भी अपने लिए रूल सेट कर लो कि मैं इतना चीज़ करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। हेजिटेटर के लिए सिंपल सोल्यूशन यही है कि डोंट वेट, डेट। जितना तुम डेटिंग करना स्टार्ट करोगे उतना तुमको रियलाइज होना स्टार्ट होगा कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की चीज़ नहीं है, रिलेशनशिप एक साथ ग्रो करने की चीज़ है। ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो आप जितना जल्दी मिलकर साथ में स्टार्ट कर दो उतना अच्छा है। अब आता है थर्ड, लुक फॉर अ पार्टनर नॉट अ प्रॉम डेट।
कई बार ना लोग जिंदगी को एक प्रॉम डेट की तरह देखते हैं। प्रॉम डेट बाहर के कंट्रीज में काफ़ी फेमस है, जहाँ पे लोग है ना बेस्ट से बेस्ट गुड लुकिंग लड़की या लड़का के साथ प्रॉम डेट में जाने का डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे चाहते हैं कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट पार्टनर मिले। अब ये जो मेंटालिटी होती है ना, वो प्रॉम डेट के लिए चलो एक बार चल जाएगी, वहाँ पे आपका नाम हो जाएगा स्कूल कॉलेज में, बट रियलिटी में ये चीज़ आपके लिए बहुत खतरनाक होती है, बिकॉज इसकी वजह से कई बार लड़कों को गोल्ड डिगर्स मिल जाती है और लड़कियों को कई बार ऐसे बैड बॉयज मिल जाते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही सही होते हैं। इसलिए ऑथर यहाँ पे हमें सिखाती है कि हमें प्रेजेंट बायस पे फिक्स नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई अभी आपको राइट नाउ दिखने में अच्छा लग रहा हो, किसी के आपको पैसे शायद बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा। बेसिकली ऊपर ऊपर की सुपरफिशियल चीज़ों को देख के आपको अपने रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, बल्कि डेप्थ में आना चाहिए। और वो कैसे आना चाहिए? वेल, उसके लिए लेसन है डोंट वरी टू डेट अपोजिट पर्सनैलिटी। कई बार लोग रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि उनकी जो हॉबीज़ है वही सामने वाले इंसान की हॉबीज़ होना चाहिए। जैसे अगर आपको मूवीज़ पसंद है तो उनको भी होनी चाहिए, अगर आपको घूमना पसंद है तो उनको भी होना चाहिए। बट ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसे चीज़ करो, बिकॉज ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास समझो 10 हैट्स है, अपने सारी हैट्स एक ही इंसान को पहनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से होगा क्या कि एक ही के सर पे बहुत सारा बोझ आ जाएगा। और ये चीज़ कई बार रिलेशनशिप में होती भी है। कई बार रिलेशनशिप में लोग एक ही इंसान पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके अलावा और फिर वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जबकि अगर आपके पास बहुत सारे हैट्स हैं, मतलब अलग अलग हॉबीज़ है जिसके साथ अलग अलग लोग एसोसिएट है, कोई आपके दोस्त, कोई आपकी फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ आप वो चीज़ें करोगे तो इट विल क्रिएट मच हेल्दियर रिलेशनशिप। इससे आप अपनी एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक इंसान से कम कर पाओगे, जो बहुत ज़्यादा करना फेयर भी नहीं है। नेक्स्ट आता है व्हाट मैटर्स मोर देन वी थिंक। ऑथर बताती है ना कि कई बार लोग जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो लोग ये सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो कितनी अच्छी दिखती है, वो कितना अच्छा दिखता है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास क्या क्या टैलेंट है, वो कहाँ रहता है। ऐसी कई सारी सुपरफिशियल चीज़ें लोग ढूंढते हैं। इवन ऐप्स में ऐसी कई सारी चीज़ें लोग डाल के रखते हैं। ऑथर बोलती हैं कि जब आप इस बेसिस पे करोगे तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंस्टेड आपको ये 6 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो एक्चुअल में मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगा, जिसमें से पहला है इमोशनल स्टेबिलिटी एंड काइंडनेस। कौन सी होटल में आप खाना खाने के लिए बैठे हो, इससे ज़्यादा आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो होटल वालों को ट्रीट कैसे कर रहा है, वो वेटर से बात कितने पोलाइटली कर रहा है, उसके अंदर काइंडनेस है क्या, या फिर अगर कोई बात बिगड़ जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें कितनी इमोशनल स्टेबिलिटी है, क्या वो गुस्सा होकर झगड़ा कर रहा है या कर रही है, या फिर उसके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी है। सेकेंड, लॉयल्टी। आप देखो कि सामने वाला इंसान कितना लॉयल है अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो सामने वाला इंसान है वो ज़रा भी लॉयल नहीं है अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो क्या भरोसा है कि वो आपके लिए भी लॉयल हो। थर्ड, अ ग्रोथ माइंडसेट। कई बार है ना आप देखो कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो अलग अलग सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है। क्या वो खराब सिचुएशन में वो ऐसा एक्ट करता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी तबाह है, अब कुछ हम आगे अच्छा कर ही नहीं सकते हैं, ऐसी उसकी फिक्स माइंडसेट है, या फिर उसका ग्रोथ माइंडसेट है कि नहीं यार कोई भी सिचुएशन आने दो, हम सीख के आगे बढ़ेंगे और सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। फोर्थ, पर्सनैलिटी दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। क्या आप जिससे मिलने जा रहे हो, जब उसके साथ रहते हो, क्या आपके पार्टनर के साथ रह के आप अपना बेस्ट दे पाते हो, मतलब आप खुश रह पाते हो, जैसे हो वैसे रह पाते हो, या फिर आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बनकर रहना पड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ, स्किल्स टू फाइट वेल। देखो झगड़े रिलेशनशिप में होंगे ही होंगे, और जिस रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं होगा वो रिलेशनशिप स्ट्रांग ही नहीं होंगे। इसीलिए एक दूसरे के साथ आप झगड़े कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि सामने वाला इंसान जब झगड़ा होता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। सिक्स्थ, एबिलिटी टू मेक हार्ड डिसीजंस। जिंदगी जब आप जियोगे तो आपको अपने पार्टनर के साथ कई सारे डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इसीलिए सामने वाले इंसान में देखो कि वो जब डिफिकल्ट डिसीजंस आते हैं तो वो डिसीजंस वो कैसे लेता है। ये सारी चीज़ें एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिससे आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप राइट पार्टनर के साथ जुड़ो और अपने डिवोर्स की प्रोबेबिलिटी को कम से ना के बराबर कर दो। यही था फर्स्ट सेक्शन। कैसा लगा? रवि बोलता है कि यार तूने एकदम सही बात बोला, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया, क्योंकि अगर मैं सुपरफिशियल चीज़ें मतलब लुक्स और ये सारी चीज़ें देख के ही सिर्फ रिलेशनशिप में आ गया होता, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। क्योंकि जितने भी तूने पॉइंट्स बताया, ये 6 के 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए। मैं पक्का इसे नोट डाउन करूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा। अलिन बोलता है करेक्ट। अब तुझे समझ में आ गया है कि तुझे अपने पार्टनर में क्या देखना है, तो अब आते हैं सेकंड स्टेप, गोइंग आउट देयर। तुझे पता है ये ऑथर जो है ना वो खुद जब टिंडर पे थी तो उसने अपने हस्बैंड को लेफ्ट स्वाइप कर दिया था। मतलब उसने अपने हस्बैंड को टिंडर पे पहले रिजेक्ट कर दिया था। और क्यों रिजेक्ट कर दिया था पता है? क्योंकि उसने उल्टी कैप पहनी हुई थी। और ये देख के ऑथर को लगा कि यार ये मेरे टाइप का लड़का नहीं है। उसने बहुत फ्यू पिक्चर्स में ही उसको जज कर लिया, जबकि जब वो लोग वापिस से जिंदगी में मिले तो उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना अच्छा इंसान था, और उसके साथ फिर उन्होंने शादी भी करी। कई बार लोगों को लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए लोगों में। ऑथर बोलती है ना कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए सामने वाले इंसान में, वो भी स्टार्टिंग में ही। जैसे कि इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी करा गया था जहाँ पे लड़कियों से पूछा गया
कि आप किसे डेट करेंगे, तो वो लोगों ने हमेशा टॉलर गाइज के ऊपर कहा। बट फिर उन्होंने क्या किया कि चलो एक इंसान समझो फॉर एग्जाम्पल 6 फीट का है, लेकिन उसकी इनकम सिर्फ 15,000 है, तो क्या आप उसे डेट करोगे? तो जब उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और जैसे जैसे उन्होंने इनकम को बढ़ाना चालू कर दिया और टॉल गाय की हाइट को कम करना चालू कर दिया, वैसे वैसे औरतों के प्रेफरेंस भी चेंज होने लग गए। और एक्सपेरिमेंट से ऐसी बात सामने आई ना, हर 1 इंच छोटी हाइट के लिए एक आदमी को $40,000 ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तब एक लड़की को वो लड़का अट्रैक्टिव लगेगा। ये बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि जब रियलिटी में लड़कियों से पूछा गया कि ये बंदे की हाइट कितनी होगी, तब कई बार वो लोग बता भी नहीं पाए कि ये बंदे की हाइट कितनी है। ऑथर बोलती है ना कि कई बार हमें लगता है कि हमें पता है हमें क्या चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग कई बार फिल्टर्स लगा देते हैं कि मुझे इतनी हाइट वाला लड़का चाहिए, मुझे इतने पैसे कमाने वाला लड़का चाहिए। और आजकल कई सारे डेटिंग ऐप्स और शादी के ऐप्स में यही सब चीज़ आपको दिखेगी। लोग इतने सारे फिल्टर्स लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से कई सारी ग्रेट पोटेंशियल लोग जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, वो उनको ही ज़िंदगी से निकाल देते हैं। इसीलिए सेक्शन 2 का ये सेकंड लेसन भी ज़रूर याद रखो। स्टॉप रिलेशन शॉपिंग, डोंट सी पीपल एज प्रोडक्ट। जिस इंसान से आपको शादी करनी है वो कोई कैमरा नहीं है कि उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, वो कितनी अच्छी फोटो ले सकता है, बल्कि ये देखो कि क्या आप इसके साथ ज़्यादा टाइम बिता पाओगे। आपने कई बार ऐसी मूवीज़ देखी होगी ना जिनको दूसरों ने बहुत ज़्यादा खराब रिव्यू दिए होंगे, लेकिन आपको वो मूवी पसंद आई होगी। इसीलिए अपने पार्टनर्स को प्रोडक्ट की तरह देखना बंद करो, वाइन की तरह देखना स्टार्ट करो, जिनके साथ आप ओल्ड हो सकते हो और अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मोनेट इफेक्ट। एक रिसर्च करी गई थी CEO सिलेक्शन में, जहाँ पे ना क्या हुआ, देखा गया कि इंटरनल CEO अच्छे होते हैं एक्सटर्नल। यूजुअली लोगों ने प्रेफर किया एक्सटर्नल CEO रखना कंपनी के लिए, बिकॉज उनको रेज्यूमे पे बाहर के CEO की अच्छी बातें दिखेगी, इसने ये किया है, उसने वो किया है। बट रियलिटी ये थी ना कि अगर वो लोग इंटरनल CEO रखते तो वो बेटर होता, बिकॉज बाहर का CEO तो आपको सिर्फ अपनी अच्छाई दिखाएगा, लेकिन इंटरनल जो इंसान रहेगा उसका आपको पॉजिटिव भी पसंद होगा और नेगेटिव भी, जिसके बेसिस पे आप अच्छे इंसान को सिलेक्ट कर सकते हो। कई बार है ना, हम लोग जब रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो बहुत ऊपर की चीज़ें देखते हैं। हम मोनेट इफेक्ट, एक रफ स्केच को देखते हैं जिसके अंदर कई सारे गैप्स भी होते हैं, तो उन गैप्स को हम अपने दिमाग से ही भर देते हैं अच्छी चीज़ों से, अनरियलिस्टिक चीज़ों से, जबकि शायद रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट आता है मीट पीपल इन IRL नॉट URL, मतलब इन रियल लाइफ। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जितना हो सकता है उतना तुम इवेंट्स पे जाओ, फैमिली सेटअप्स हो, फ्रेंड्स का सेटअप हो, उन लोगों से मिलो जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, और वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू नहीं लेना है। आपको ये नहीं देख रहा कि आप दोनों का वाइब मैच हो रहा है कि नहीं, आप दोनों के अंदर स्पार्क है कि नहीं। ये सब चीज़ें सुपरफिशियल है। कोई भी रिलेशनशिप हो, कितने भी अच्छे लोग हो, आपका ये जो स्पार्क है ना वो कुछ टाइम तक ही रहता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। इसीलिए एक रूल है जो आपको याद रखना है, दैट द पॉइंट ऑफ फर्स्ट डेट इज नॉट टू डिसाइड अबाउट मैरिज, बट जस्ट टू सी एंड फील अराउंड देम एंड टेक योर टाइम, जस्ट टू फील एंड हैंग आउट विद देम। नाउ इसके बाद ना ऑथर 10 स्टेप का प्रोसेस भी बताती है बेटर डेट बनाने के लिए। अब ये अगर मैं बताने जाऊंगा तो पूरा वीडियो इसमें ही खत्म हो जाएगा, इसलिए बेटर अगर आप चाहते हो कि 10 स्टेप का वो कैसे डेट आपको करना चाहिए एग्जैक्टली डिज़ाइन उसका वो चाहिए, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक और वीडियो क्रिएट कर दूंगा। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है द स्पार्क। आपको पता है एक सर्वे करा गया 400 कपल्स के अंदर, जिसके अंदर देखा गया कि सिर्फ 11% कपल ने बोला कि हाँ लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई चीज़ होती है और उनके साथ थोड़ा बहुत कुछ हुआ था, जबकि मैक्सिमम लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। कई बार लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो लोग एक स्पार्क, एक अलग सी फीलिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि ऑथर बोलते हैं ना कि वो स्पार्क के बजाय बेटर होगा आप स्लो बर्न पे फोकस करो, टेक योर टाइम, वार्म अप, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। और एक और चीज़ फॉलो करना चाहिए जिसे बोलते हैं गो ऑन द सेकंड डेट। कभी भी आप एक ही बार में किसी भी इंसान को अच्छे से जज कर ही नहीं पाओगे, जैसा ऑथर ने खुद भी गलती कर दी थी फोटो देख के, बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। कई बार जब हम लोग पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम बहुत हार्श होकर लोगों को जज कर देते हैं। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लेट आ गया तो हम बोलेंगे अरे कितना सेल्फिश है, इसे तो परवाह ही नहीं है, जबकि हो सकता है कि वो जहाँ से आ रहा था वहाँ ट्रैफिक मिल गया हो या कुछ तो प्रॉब्लम हो। इसलिए बेटर है आप उनको एटलीस्ट दूसरा चांस तो जरूर दो, ताकि आप एक बेटर पोजीशन पर रहो जज करने के। और यहाँ पे ऑथर हार्नेस द पावर ऑफ डिफॉल्ट्स भी बोलती हैं। वो बोलती है ना कि यूरोपियन में कई सारी कंट्रीज है जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन बहुत कम होता है, लेकिन 1-2 कंट्रीज है जहाँ पे डोनेशन बहुत ज्यादा होता है। उन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना सिंपल है कि आपको हंसी आएगी। जिस कंट्रीज में डोनेशन कम होते हैं वहां पे जब फॉर्म भरते हैं ना डेथ से रिलेटेड, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट ऐसा चीज सिलेक्टेड होती है कि आप ऑर्गन डोनेट नहीं करोगे, जबकि जहां पे डोनेशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे बाय डिफॉल्ट होता है कि आप ऑर्गन डोनेट कर दोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऑर्गन आप डोनेट ना करो तो यहाँ से हटा के आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सिर्फ इतना सा चीज चेंज करने की वजह से ऑर्गन डोनेशन में बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने मिलता है। इसलिए बाय डिफॉल्ट ये एक चीज तो जिंदगी में करो ही करो कि लोगों को सेकंड चांस जरूर देना। सेकंड सेक्शन में यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो तुझे फॉलो करनी है, ठीक है। रवि बोलता है यार पक्का ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है, अब बस आखिरी सेक्शन बचा है वो भी तुम मुझे फटाफट बता दे। वो बोलता है ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है गेटिंग सीरियस। आपने समझ लिया है कि आपको कैसा इंसान चाहिए, आप बाहर गए, आपको कोई इंसान पसंद भी आ गया है, अब आती है बातें सीरियस होने की।
अब सीरियस बातें होने के लिए आपको 2 बातें सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। सबसे पहले डिसाइड डोंट स्लाइड। ऑथर बताती है ना बुक में कि कपल था, वो लोग रिलेशनशिप में थे, वो लोग काफ़ी टाइम से वो लोग ने डेटिंग की, अपने पेरेंट्स से भी एक दूसरे को मिलवाया, मतलब सब कुछ काफ़ी महीनों से सही चल रहा था। दोनों आप बोल सकते हो काइंड ऑफ रिलेशनशिप में थे। बट फिर एक बार जब वो दोनों ड्राइव करके जा रहे थे तभी लड़के के मोबाइल से ना आवाज़ आई। आवाज़ कौन सी थी? वही जो डेटिंग ऐप में मैच होने की आवाज़ आती है ना, वो वाली आवाज़ आई। जिसके बाद वो लड़की को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या है। तब उसने कहा कि यार हम तो बस कैजुअली अभी रिलेशनशिप में है ना, अभी तक हमने कुछ कमिटमेंट थोड़ी ना किया है। और तो बोलते हैं ना ऐसी कई बार चीज़ें होती है, हम लोग है ना रिलेशनशिप में जब आते हैं तो कई बार हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, हम लोग चीज़ों को स्लाइड करते रहते हैं कि चल ठीक है ठीक है ठीक है, टालते रहते हैं। बट ये डिसीजन पॉइंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी कौन से फेज में हो रिलेशनशिप के, जिसे बोलते हैं DTR, डिफाइन द रिलेशनशिप। कई बार लड़के जो होते हैं वो ये एक चीज़ नहीं करते हैं, उसकी वजह से ही कई बार उनको लगता है दिमाग में कि वो रिलेशनशिप साइड में है, बट होते वो फ्रेंड जोन है। इसलिए आप DTR ज़रूर करो, मतलब डिफाइन द रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा भी पूछ सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पूछना है, कि मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं बोलूँ उनको, या फिर हाउ शुड आई इंट्रोड्यूस यू विथ माई पेरेंट्स या फिर कोवर्कर्स। ऐसे क्वेश्चंस पूछ के आप ये क्लैरिफाई कर लो कि रिलेशनशिप के कौन से स्टेज पे आप हो। बिकॉज अगर आप स्लाइड करते रहोगे तो हो सकता है कि एक रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा हो सकता था वो कभी बने ही ना, और आप लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और फिर रिलेशनशिप बने ही ना। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है इंटेंशनल लव। ऐसे रिलेशनशिप बनाओ जो लास्ट करे। याद रखना, ग्रेट रिलेशनशिप मिलते नहीं है, डिस्कवर नहीं किए जाते, बल्कि बनाए जाते हैं। दे आर क्रिएटेड, और क्रिएट करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ता है। चार्ल्स डार्विन का कोट है दैट इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रेस्पॉन्सिव टू चेंज। मैक्सिमम लोग आज डिवोर्स ले रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के रिलेशनशिप खत्म हो रहे हैं क्योंकि लोग फ्लेक्सिबल होना जानते ही नहीं है। लोग सिर्फ अपने बारे में फोकस कर रहे हैं, वो अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं बना रहे हैं, वो खुद अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आ रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि सिर्फ सामने वाला ही बदलता रहे। और ये फ्लेक्सिबल ना हो पाना, हमेशा सिर्फ अपनी चलाने की कोशिश करना, मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप को खराब कर देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एडेप्टेबल बनो, एक दूसरे को समझो। रिलेशनशिप के पिलर्स बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। ये दोनों चीज़ें आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें आपको इंटेंशनल लव फील करवाएगी, वरना तो डिवोर्स तो चल ही रहे हैं। जिस रेट में डिवोर्स चल रहे हैं उससे लगता है कि आने वाला टाइम और बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है रिलेशनशिप का। इसलिए ये बात को ज़रूर याद रखना। रवि ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अलिंद को गले लगाता है और उसे थैंक यू बोलता है, और वो बोलता है कि ये बुक भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे मैं ज़रूर पढ़ूंगा और डिटेल में और अच्छे से इसकी बातें सीखूंगा। अब इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। सडनली अलिंद को रवि का फ़ोन आता है और वो बोलता है, भाई कॉन्ग्रेट्स, मेरी शादी होने वाली है। तूने जितनी बातें बताया था मैंने वही सारी चीज़ों पर फोकस करके फाइनली एक लड़की ढूंढ ली है और मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। जिसके ऊपर अलिंद बोलता है, भाई ये तो बहुत अच्छा है, सेक्शन 3 लेकिन ज़रूर याद रखना। रवि स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू, पक्का मैं करूँगा ना। दोस्तों, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ये एक बहुत ही अमेजिंग बुक से बताई है जिसका नाम है हाउ नॉट टू डाई अलोन। ये जो स्टोरी है वो तो हमारी फिक्शनल स्टोरी है, हमने क्रिएट करी है, बट इसकी जो बातें हैं वो सारी बुक की बातें ही है। ठीक है, अगर आपको ये बातें पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी अमेजिंग बुक की बातें ईजी फॉर्मेट में आपको मैं सिखाते रहूँ। ठीक है, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अगर आप जानना चाहते हो कि सामने वाली लड़की आपको पसंद करती है कि नहीं, या फिर सामने वाला लड़का आपको पसंद करता है कि नहीं, तो मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, 11 साइंस समवन रियली लाइक्स यू। इससे आप और अच्छे से पता कर पाओगे कि सामने वाले इंसान को आप पसंद हो भी कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं उस वीडियो में, टिल देन बाय बाय।